प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा की विज्ञान के चैप्टर कार्बन और इसके यौगिक के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अपर रूप किसे कहते हैं, किसी तत्व की अपर रूपता क्या होती है, कार्बन के कौन कौन से अपर रूप हैं, और इसके अलावा हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि कार्बन इतने अधिक यौगिक क्यों बनाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि अपर रूप क्या होता है। तो इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि जैसे पिछले लेक्चर में हमने कार्बन तत्व के बारे में पढ़ा था। तो कार्बन जो है वो अलग अलग रूपों में मिलता है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलजीन, ये कार्बन के शुद्ध रूप हैं। तो अगर हम इन सभी के रासायनिक गुण देखें, क्या देखें? रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण तो होते हैं इनके समान, लेकिन अगर इनके भौतिक गुण देखें, भौतिक गुण अगर देखें तो ये होते हैं अलग अलग। तो भौतिक और रासायनिक गुणों का थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से समझाता हूं कि भौतिक गुणों में जैसे ये छोड़ने में नरम है कि कठोर है, उष्मा तथा विद्युत के सुचालक की कुचालक है, इस टाइप के जो गुण है वो भौतिक गुण कहलाते हैं। तो जैसे भौतिक गुण अलग अलग कैसे हैं, हीरा तो काफी कठोर है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है, थोड़ा सा नरम है, और जैसे ये काफी चमकदार होता है, जबकि ये जो ग्रेफाइट आपने देखा होगा, जो पेंसिल का जो सिक्का होता है ना, ये ग्रेफाइट ही होता है। ये आप देख रहे हो कि कोई हल्की सी चमक होती है इसमें, बाकी तो अगर इसको रगड़ते हैं तो ब्लैक कलर भी छोड़ देता है। तो हीरे और इसमें तो आप अंतर देख ही सकते हो। तो ये भौतिक गुणों में इनका काफी अंतर होता है। इसके अलावा हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट के अंदर से विद्युत धारा गुजर सकती है। तो ये भौतिक गुण इनके अलग अलग हैं। रासायनिक गुणों की अगर हम बात करें तो हीरे को अगर आप जला दोगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और ग्रेफाइट को जलाओगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो इस तरह से इनकी जो रासायनिक क्रियाएं जो है वो एक जैसी होती है। तो हम बात कर रहे थे अपर रूप की। तो यहां से हम अपर रूप की परिभाषा निकाल सकते हैं कि एक ही तत्व के अलग अलग रूप जिनके रासायनिक गुण क्या हो, समान, और भौतिक गुण क्या हो, अलग अलग, ऐसे रूप क्या कहलाते हैं? उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हों, अपर रूप कहलाते हैं। अब इसी तरह से अपर रूपता क्या होती है कि तत्वों का वह गुण जिसके द्वारा समान रासायनिक गुणों वाले तत्व भिन्न भिन्न भौतिक रूपों में पाए जाते हैं, अपर रूपता कहलाती है। यानी वो गुण जो है जिसके कारण रासायनिक गुण समान हो और भौतिक गुण अलग अलग हो, वो गुण क्या कहलाएगा? अपर रूपता कहलाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं। जैसे अपर रूप की परिभाषा समझाते समझाते मैंने आपको बताया था कि कार्बन 3 रूपों में पाया जाता है जिनका रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण अलग अलग है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि कार्बन के 3 अपर रूप है। कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट, और तीसरा है फुलजीन। अब देखिए कि अब हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि इनके भौतिक गुण अलग अलग क्यों होते हैं। कि हीरा इतना सख्त होता है जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ये चमकदार होता है जबकि ये ब्लैक होता है, ये विद्युत का कुचालक है लेकिन ये विद्युत का सुचालक है। तो आखिर इतना अंतर क्यों, जबकि ये भी पूरी तरह से कार्बन का बना होता है, ग्रेफाइट भी प्योर कार्बन है। तो देखिए इन सभी अपर रूपों के भौतिक गुणों में इतना अंतर क्यों होता है? वो सारा अंतर जो है इनके अंदर कार्बन की जो व्यवस्था होती है, जो संरचना होती है, वो अलग अलग होती है। उसी वजह से इनके भौतिक गुणों में अंतर आ जाता है। तो उसी संरचना को मैं भी आपको समझाऊंगा कि देखिए आपको ये पता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि कार्बन जो है 4 आबंध बना सकता है। तो हीरे के अंदर, हम पहले हीरे की बात करते हैं। हीरे में
कार्बन की जो संरचना होती है वो समचतुष्फलकीय संरचना होती है। अब देखिए एक मॉडल की सहायता से मैं आपको बताता हूँ कि ये समचतुष्फलकीय संरचना क्या है। हीरे में जो कार्बन जो है वो बाकी कार्बनों से किस तरह से जुड़ा होता है वो देखिए कि यहाँ पर आपको जो बॉल दिखाई दे रही है वास्तव में कार्बन मानिए इनको, और जो रेड कलर की जो डंडियां से दिखाई दे रही है ये आप आबंध मानिए इनको, सिंगल आबंध है, ये एकल आबंध है। तो यहाँ देखिए कि एक कार्बन जो है बाकी 4 कार्बनों से और जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 आबंध जो है इस तरह से बन जाते हैं। अगर टॉप व्यू आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक, नीचे एक ट्रायंगल बन रही है। ओके, अब देखिए मैं इसको घुमाऊंगा ऐसे। ओके, तो ये हर जगह से सिमेट्रिकल है। ओके, एक जैसा आप किसी भी एंगल किसी भी तरफ से इसको आप देखोगे ऐसे। ठीक, तो आप ये समझ सकते हो कि एक ट्रायंगल नीचे, एक इधर और एक इधर, तो इसमें 4 त्रिभुजें बनती है, यानी इसके 4 फलक बन जाते हैं और चारों फलक क्या होते हैं एक जैसे, ऐसे भी आप देख सकते हो। ओके, ये चारों फलक क्या है एक जैसे, इसलिए समान फलक है तो सम चतुश्चार फलक ये संरचना होती है। तो आप हीरे की संरचना अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और कागज में चित्र के द्वारा अगर हम देखें तो जो ये मैंने मॉडल बनाया है ये इतनी संरचना है। फिर आगे जो यही संरचनाएं क्या होती जाती है, रिपीट होती जाती है इसके साथ, इसी तरह से आगे तक हर एक कार्बन जो है बाकी अन्य चारों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, तो इस संरचना को देखने पर यह चीज स्पष्ट हो जाती है कि एक कार्बन के पास बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। चारों ने क्या बना लिए, एक एक आबंध बना लिए। ठीक है, तो इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं है इसलिए विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। ठीक, और ये जितने भी आबंध हैं ये सारे मजबूत आबंध हैं। सारे मजबूत आबंध होने की वजह से हीरा क्या होता है, कठोर होता है, क्योंकि मजबूती से एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ओके, तो देखिए अपने नोट्स में हम क्या लिखेंगे कि हीरे के क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ मजबूत सहसंयोजक आबंधों से संयुक्त होता है या बंधा हुआ होता है। 4 आसपास के परमाणु समचतुष्फलक के आकारों के कोणों पर स्थित होते हैं। यह इसकी संरचना जो है समचतुष्फलकीय होती है। अब हीरे में कार्बन के बाहरी कक्ष का कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता, इसलिए विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, तथा चारों आबंध मजबूत होते हैं इसलिए क्या होता है, कठोर होता है। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट में देखिए कि एक कार्बन जो है वो अन्य 3 कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये वाला कार्बन है, ये इस तरह से 1 2 और इस तरह से तीसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से 3 ये कार्बन भी आगे इधर एक और के साथ जुड़ करके 3 कार्बनों के साथ, तो इस तरह से एक षटकोणीय संरचना जो है बन जाएगी। जैसे आप कागज के चित्र में देख सकते हैं, एक षटकोणीय संरचना ये है, इसके साथ ऐसी एक और संरचना जुड़ गई, तो इस तरह से एक पूरी परत बन जाती है, एक पूरा तल बन जाता है। इसमें जो एक तल है वो दूसरे तल के साथ कुछ विशेष प्रकार के आबंधों से बंधा हुआ होता है। जो आबंध जो इतने ज्यादा मजबूत नहीं होते जितने ये सहसंयोजी आबंध मजबूत होते हैं। ओके, तो अब देखिए स्टूडेंट्स के माइंड में बात आती होगी कि सर की कार्बन की संयोजकता तो 4 होती है, लेकिन ये तो यहाँ पर 3 के साथ ही जुड़ा हुआ है, चौथे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। वास्तव में एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि चौथा इलेक्ट्रॉन जो है कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड बनाता है, तो जो द्वितीय आबंध बनाता है। वास्तव में जो मेरा बेस्ट नॉलेज है उसके अनुसार क्या है कि ये जो द्वितीय आबंध है ये फिक्स नहीं होता, ये कभी इसके साथ कभी इधर कभी इधर, और ये द्वितीय आबंध जो है इस पूरी लेयर में जो है घूमता रहता है, पूरे तल पर घूमता रहता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है चौथा वो पूरा एक तल में घूमने के लिए फ्री है। ओके, तो यहाँ पर आप इसको ये समझ सकते हो कि जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से क्या करता है, ये विद्युत का अच्छा सुचालक है। और अब देखिए कि 2 तलों के बीच में जो विशेष प्रकार के आबंध है
ये बहुत अधिक मजबूत नहीं होते। उस वजह से जो ग्रेफाइट है ये क्या है, थोड़ा सा नरम होता है। ठीक है, जबकि हीरे में हमने क्या देखा था, हीरे में हमने देखा था कि सारे कार्बन जो है वो मजबूत सहसंयोजी आबंधों से बंधे हुए होते हैं, इसलिए ये सख्त था यानी कठोर था। ओके, अब देखिए हम अपने नोट्स में क्या लिखेंगे कि ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के अन्य 3 परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं और षटकोणीय तलों के बीच में आबंध मजबूत नहीं होते हैं। अब जो है इसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए हीरे की तरह से हम लिखेंगे कि ग्रेफाइट में कार्बन के बाहरी कक्ष का एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है, इसलिए विद्युत का सुचालक है। ओके, और षटकोणीय तलों के बीच में आबंध मजबूत न होने के कारण जो है ग्रेफाइट इतना कठोर नहीं होता। अब ग्रेफाइट के अगर हम उपयोगों की बात करें, उपयोगों में एक उपयोग तो आप देख ही रहे, पेंसिल का जो लीड है वो ग्रेफाइट से बनता है। दूसरा, इसका उपयोग स्नेहक के रूप में, स्नेहक का मतलब होता है जो जैसे मशीन वगैरह में हम ग्रीस जहाँ पे लगाते हैं, ग्रीस एक प्रकार का स्नेहक ही है, लेकिन जो हैवी मशीन होती है वहां पर स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट यूज किया जाता है, क्योंकि चिकना होता है ना, इसलिए। तो बाकी आप उपयोग और इसके बुक में देख सकते हैं। इसी तरह से हीरे का जो उपयोग है, हीरे के उपयोग है, ये कठोर होने की वजह से इसका चट्टानों में छेद करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा चमकदार होने की वजह से इसका ज्वेलरी वगैरह में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ज्वेलरी बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने ग्रेफाइट वाला तो लिख भी दिया है कि ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है, जिसकी वजह से विद्युत का सुचालक होता है। षटकोणीय तलों के बीच में आबंध अधिक मजबूत नहीं होने के कारण कठोर भी नहीं होता है। और इसके उपयोग में ग्रेफाइट का उपयोग मशीनों में स्नेहकों के रूप में तथा पेंसिल का सिक्का बनाने में यूज किया जाता है। और ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में और पेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। अभी इलेक्ट्रोड क्या होती है कि जैसे आपने घड़ी का सेल देखा होगा और उसको आपने जैसे इस टाइप का सेल घड़ी में डलता है, इसके बीच में एक रोड डली होती है, कभी आपने सेल को उखाड़ के देखा होगा, तो वो जो रोड होती है बीच में वो इलेक्ट्रोड होती है और ये ग्रेफाइट की ही बनी होती है। अब देखिए, अब इसका तीसरा अपर रूप है फुलरीन। फुलरीन में देखिए कि 1 2 3 4 5 पंचभुजीय वल्ले होते हैं और कुछ षटभुजीय वल्ले होते हैं। ये पंचभुजीय और षटभुजीय वल्ले मिलकर के जो है एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वास्तव में ये 60 कार्बनों का एक गुच्छा होता है। ठीक है, तो जब ग्रेफाइट को बहुत अधिक उच्च ताप पर हम गर्म करते हैं तो ग्रेफाइट जो है ये फुलरीन में बदल जाता है। ओके, फुलरीन के बारे में लिखेंगे कैसे कि यह गोलाकार अणुओं के रूप में परस्पर जुड़े 60 कार्बन परमाणुओं का एक गुच्छा होता है। इन कार्बन परमाणुओं में कार्बन परमाणु के षटभुजीय और पंचभुजीय वल्यों के गुच्छे व्यवस्थित होते हैं। इसे ग्रेफाइट के अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। और अब आइए फुलरीन के उपयोग के बारे में जानते हैं कि इसका उपयोग अर्धचालकों, अतिचालकों, स्नेहकों और उत्प्रेरकों के रूप में किया जा सकेगा। और इसका उपयोग जो है एड्स फैलाने वाले विषाणुओं की रोकथाम के लिए भी किया जा सकेगा। अब यहाँ पर ये 2-3 वर्ड्स हैं, इनके अर्थ समझाता हूँ आपको कि जैसे अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो लो टेम्परेचर पर, कम तापमान पर जो है विद्युत के सुचालक नहीं होते, लेकिन जब तापमान बढ़ता है, जैसे लगभग रूम टेम्परेचर आ जाता है, तब वो कंडक्ट करने लग जाते हैं। इसी तरह से अतिचालक, अतिचालक यानी इसको इंग्लिश में सुपर कंडक्टर कहते हैं हम, कि ये इनका जो प्रतिरोध जो होता है वो बिल्कुल नए के बराबर होता है। और स्नेहक
जैसे मैंने पहले बताया था कि मशीनों के जो रबिंग पार्ट्स जो हैं, एक दूसरे के ऊपर घिसने वाले जो पार्ट हैं उनको चिकना करने के लिए जैसे ग्रीस वगैरह हम लगाते हैं, उसी टाइप से जो है ग्रीस भी एक प्रकार का स्नेक है। तो स्नेक बनाने में फुलिन का उपयोग किया जा सकेगा, यानी अभी तक इस पे रिसर्च चल रही है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, अर्थात कि कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, बहुत ज्यादा यौगिक बनाता है। यही प्रकृति जो है उसकी सर्वतोमुखी प्रकृति कहलाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यह राइज होता है कि कार्बन सर्वाधिक यौगिक क्यों बनाता है, तो या फिर कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक क्यों होती है। इसके पीछे 3 मेन गुण हैं कार्बन के। उसमें से सबसे पहला है श्रृंखलन, दूसरा उसकी चतुस्संयोजकता और तीसरा है समावयता। तो काफी इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान से देखिए कि कार्बन में जो है श्रृंखलन का गुण क्या होता है कि कार्बन का एक परमाणु जो है कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ने का इसके अंदर एक विशेष गुण होता है, और ये इस तरह से लंबी श्रृंखला भी बना सकता है और इस तरह से शाखाओं वाली श्रृंखला भी बना सकता है, और इस तरह से बल्ले भी बना सकते हैं। ठीक। तो कार्बन का ये जो गुण है जिसके कारण ये कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर के लंबी श्रृंखला या जो है ब्रांच वाली श्रृंखला या इस तरह से बल्ले वगैरह बना लेते हैं, यही जो गुण है ये क्या कहलाता है, श्रृंखलन कहलाता है। अब ये श्रृंखलन को लिखेंगे कैसे वो बता देता हूं मैं। देखिए कि कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की एक अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं या कार्बन के यौगिक बनते हैं। कार्बन का यही गुण श्रृंखलन कहलाता है, और कार्बनिक यौगिकों में कार्बन लंबी श्रृंखला में, शाखाओं वाली श्रृंखला या वलयों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, और साथ ही कार्बन के परमाणु एक दूसरे के साथ कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में द्वि आबंध भी हो सकता है, और कार्बन कार्बन के बीच में त्रि आबंध भी हो सकता है। ओके। अब आगे दूसरा गुण आता है चतुस्संयोजकता। ये आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ये 4 सहसंयोजी आबंध बना सकता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए इसी चैन का हम उदाहरण लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे इस कार्बन का एक, तो इस कार्बन के साथ बन गया, अब 3 जगह पर और कोई जो है परमाणु कार्बन तत्व के या अन्य किसी तत्व का परमाणु उनके साथ जुड़ सकता है। ओके। तो इस तरह से हर एक कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। हर एक के 4 बॉन्ड बनते हैं। तो अब देखिए कि जो ये बाकी जो जगह बच गई वहां पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन आदि जो है कोई भी इनमें से जो है यहाँ पर इन तत्वों के परमाणु इनके साथ आबंध बना सकते हैं। ओके। तो चतुस्संयोजकता के गुण के कारण जो है इतने सारे तत्व, ये इससे भी अधिक और भी हैं, तो वो तत्व जो इनके साथ जुड़ करके यौगिक बनाते हैं, तो नेचुरल सी बात है यौगिकों की संख्या तो बढ़ेगी। और इसके अलावा कार्बन का जो साइज होता है वो छोटा होता है, और छोटा साइज होने की वजह से जो बॉन्ड बनेंगे, जो आबंध बनेंगे, वो स्ट्रांग बनेंगे। ठीक है। अब देखिए कि चतुस्संयोजकता के बारे में हम लिखेंगे कैसे कि कार्बन की संयोजकता 4 है, जो कि बहुत अधिक है, जिस कारण कार्बन का परमाणु अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ आसानी से सहसंयोजी आबंधों द्वारा यौगिक बना सकते हैं। और कार्बन का आकार छोटा होने के कारण भी यह प्रबल सहसंयोजी आबंध बनाता है। अब देखिए तीसरा गुण है समावयवता। तो समावयवता समझने से पहले हम ये समझते हैं कि समावयव क्या होता है। समावयव, अब एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि मान लीजिए
मेरे पास एक यौगिक है C4H12, सॉरी C4H10। ओके, C4H10 में देखिए 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गए और हर एक कार्बन के 4 आबंध पूरे कर दीजिए यहाँ पर। ठीक, और जो फ्री है वहां पर क्या कर दीजिए, एक एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ठीक, तो ये C4H10 का स्ट्रक्चर बनेगा। 4 4 8 और 2 10 हाइड्रोजन है और 4 कार्बन, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। ओके, तो ये इसका संरचनात्मक सूत्र हो गया, ये इसका अणु सूत्र हो गया। अब देखिए कि ये 4 कार्बन इस तरह से व्यवस्थित ना होकर के 3 ऐसे हो जाए, एक ब्रांच में हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऐसे हो गए, इसमें 3 बॉन्ड पहले से थे, एक और लगा दिया, 4 हो गए। यहाँ पर 1 और 3 4, इधर भी 1 2 3, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए। यहाँ पर भी कार्बन देखिए कितने, 4 हाइड्रोजन, 3 3 6 3 और 1 10। अब अगर इन दोनों संरचनाओं को हम देखें तो संरचनात्मक सूत्र ये दोनों ही अलग हैं, लेकिन अणु सूत्र क्या है, समान है। तो यहाँ देखिए कि ये दोनों यौगिक हैं, इनकी संरचना जब अलग अलग है तो गुण तो नेचुरल सी बात है कि अलग होंगी। तो ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र तो क्या हो, समान हो, जिनका अणु सूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन जिनकी संरचना क्या हो, अलग अलग हो। ठीक, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, समावयव कहलाते हैं। ठीक, और ये जो गुण हैं जिसके कारण कार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना अलग अलग हो, वो गुण जो है वो समावयवता कहलाता है। ओके, एक बार फिर से कि ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना अलग अलग हो, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, समावयव कहलाते हैं। और ये गुण जिसके कारण 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिकों का अणु सूत्र समान हो और संरचना अलग अलग हो, ये गुण क्या कहलाता है, समावयवता कहलाता है। अब देखिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि C5H12 के समावयव लिखिए। C5H12, अब देखिए यहाँ पर 5 कार्बन है, 5 कार्बन इस तरह से एक सीधी चेन में हो सकते हैं। 5 में से 4 एक चेन में, एक यहाँ भी हो सकता है, और 1 2 3 4 अगर आप इस कार्बन को यहाँ लगाएं तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये दूसरे पे, यहाँ से ये दूसरे पे, तो इसको मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये दोनों सेम ही है। अब क्या हो सकता है कि 5 में से 3 तो एक ही जगह और 2 ऊपर नीचे। ठीक, तो इस तरह से 5 कार्बन में व्यवस्थित हो सकते हैं। अब इस कार्बन को ऊपर जोड़ो से नीचे जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये कर दिया, 4 ऐसे करके एक ऊपर लगा दिया, तो ये और ये चीज भी क्या है, समान ही है। ओके, तो अब देखिए कि यहाँ पर हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दीजिए, फिर जो फ्री रह गया उस एंड पर एक एक हाइड्रोजन बना दीजिए। ठीक, ये C5H 5 5 10 और 2 12, ये इसके भी 4 पूरे हो गए, इसके 3 पहले से हैं, एक और पूरा कर दीजिए, इसके 2 पहले से है, 2 और लगा दीजिए, इसका 1 है तो 3 लगाते हैं, इसका भी 1 है तो 3 लगा दिया। ठीक, तो इसमें C5H 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी तरह से इसके भी हम 4 4 बॉन्ड हर एक कार्बन के पूरे कर देते हैं। बीच वाले के ऑटोमेटिक 4 पूरे ही है, जो फ्री एंड है वहां पर क्या लगा दिया, एक एक हाइड्रोजन लगा दिया।
ठीक, तो इस तरह से C5H12 के 3 समावयव जो है हमारे पास आ जाते हैं। ओके, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया जाता है कि C5H12 के समावयव लिखिए। ओके, अब अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो है हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, और ये जो मैंने आपको बताया ये वास्तव में हाइड्रोकार्बन ही है, इनके नाम लिखने में मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।